नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने। विगत कुछ दिनों से जो कक्षाएं चल रही थी वो किस विषय पर चल रही थी? गणित के सेगमेंट पे चल रही। जीएस थोड़ा दूर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी शुरू हुआ है, जो संपूर्ण जानकारी देने की परंपरा जो शुरू हुई, जिसके तहत आप मेरे YouTube चैनल ऋषि द क्रिएटर के कुछ पीछे के वीडियोस देखेंगे, तो उसमें मैंने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर प्रागैतिहासिक काल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो उसके बाद आज हम इकट्ठा हुए हैं हिस्ट्री के दूसरे महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है भैया? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता एक चीज जानते हैं, इतिहास से उबने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास को रोमांचक बनाया जाता है, अन्यथा अगर आपसे सीधे प्रश्नों का दौर शुरू हो जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग में से कोई भी, अभी जो है ना, मेरा कॉन्सेप्चुअल थॉट एज अ मोटिवेटर है, मैं एज अ टीचर बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि इत्यादि जो महत्वपूर्ण सेगमेंट्स है उसकी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, समझ में ही नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे उसको क्रमबद्ध करें, कैसे एक तरीके से उसको याद किया जाए। तो उसके कारण जो है मैं इन सेगमेंट्स को भी पकड़ रहा हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता आखिर क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता वस्तुतः मेरे हिसाब से जो जानकारी मैं देखता हूँ, इसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में शुमार किया जाता है। दिस सिविलाइजेशन इज काउंटेड एज अ मोस्ट, बहुत पुरानी सभ्यता, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की श्रेणी में इसको रखा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि हम वैसी सभ्यता से ताल्लुकात रखते हैं जिसे प्राचीनतम सभ्यता का गौरव हो, प्राचीनतम सभ्यता होने का गौरव प्राप्त हो, तो यह गलत नहीं। वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु नदी के तट पर, तो वस्तुतः यह सिर्फ सिंधु नदी के तट पर ही अवस्थित नहीं थी। यह वस्तुतः सिंधु नदी के तट पर ही अवस्थित नहीं थी, इसको कई जगहों पर सिंधु सरस्वती तट, सिंधु और सरस्वती, प्राचीन काल में सरस्वती नदी थी, इसकी भी मान्यता है। तो इस सभ्यता के विषय में कहा जाता है कि इस सभ्यता का विकास, यह सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई सिंधु सरस्वती नदी के तट पर, जिसके कारण कि इस नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसको कैसे व्यक्त करेंगे? वस्तुतः कई शिक्षक, कई व्यक्ति, कई लोग, कई मित्र मेरे तरह तरह के विचार रखते हैं, ऊर्जायुक्त विचार, सकारात्मक विचार, लेकिन मैं बड़े ही मौलिक स्तर से आपको यह बताना चाहता हूं कि वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि सैंधव सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, वह वस्तुतः एक क्षेत्र का नाम है। अर्थात सिंधु नदी के तट पर, जिस प्रकार से मान लीजिए कि ये कश्मीर है, यहाँ से सिंधु नदी निकली, तो जो भी इस नदी के आसपास की सभ्यता विकसित हुई, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, मतलब सम्मिलित रूप से।
वस्तुतः अगर समझा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर इसमें पढ़ना क्या है? तो इसमें समझना है कि यह सभ्यता जो पाई गई वह एक शहर है हड़प्पा, और उसी कारण इसे हड़प्पा की भी सभ्यता, अगर आप से मैं टेक्निकली पूछ दूं कि इज देयर एनी डिफरेंस, क्या सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता में कोई अंतर है, तो आपको इस चीज को समझना होगा कि सर ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के ही जगह हैं। जैसे हड़प्पा, दूसरा हुआ मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। मूलतः हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में इन जगहों के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम लोग इन जगहों के विषय में पढ़ लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमने क्या पढ़ लिया? सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ ली। सिंधु घाटी की सभ्यता ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपको समझना है। एक उदाहरण उस बच्चे के लिए जो नया है, जो मेरी कक्षा को मतलब समझिए कि एज अ बेसिक लर्नर देख रहा है, सीख रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप भारत के तौर पर समझें। अगर आप अभी जो बंधु मुझे आगरा के हों, जो बंधु मेरे जयपुर के होंगे, जो रांची के होंगे, जो पटना के होंगे, जो अलवर के होंगे, दिल्ली के होंगे, भाई आप अगर कहोगे दिल्ली में रह के मुझे भारत जाना है, तो भारत कोई पॉइंट नहीं है। भारत इन तमाम जगहों को मिलाकर एक विस्तृत भूभाग है। ठीक उसी प्रकार से इसको जो है ना, अगर समझ में ना आए तो YouTube में मेरे लिंक को रिपीट करके देखना। ठीक उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता एक क्षेत्र है जिसमें कि इम्पोर्टेंट बिंदु जो हैं, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, वह आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और धौलावीरा है, जिसके विषय में हम लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। और अगर हमको इन विषयों के, इन बिंदुओं, इन जगहों के विषय में जानकारी है, इसका मतलब कि मुझे सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी है। और इस चीज को मैंने इतनी सरलता के साथ इसलिए समझाया क्योंकि जब मैं विद्यार्थी जीवन में खुद पढ़ाई कर रहा था तो मेरे मन में बड़ा कंफ्यूजन होता था कि भाई हड़प्पा की सभ्यता अलग है क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता अलग है क्या। लेकिन मैंने पढ़ते पढ़ते इस चीज को समझा और तब मैं उसको बिल्कुल ही सरल रूप में बताया कि सिंधु सभ्यता, अथवा जिसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसको हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती तट के आसपास अवस्थित होने के कारण इसको हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता के भी नाम पर जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के भी नाम पर जाना जाता है। वस्तुतः यह सभ्यता एक क्षेत्र है जिसमें हम अध्ययन करते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी एंड धौलावीरा जैसे प्रमुख जगहों की। इस चीज को समझ लिए, मतलब आपने पहला पड़ाव जो है किस विषय पर, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय पर, उसको पूरा कर लिया। इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है, अब पहला चीज तो हो गया आपका, क्या हुआ भाई कि सिंधु सभ्यता है। सर आपने शुरू की कक्षा तो सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु सभ्यता, इसको हड़प्पा भी लिख दो आगे, हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु नदी के तट पे था तो इसके कारण जो है इसको इस नाम से भी जाना जाता है, तो नाम भी हो गया। सर मूलतः किस नदी के तट पर था, तो ये कहो या ये कहो, सिंधु नदी के तट पे था या सिंधु सरस्वती नदी के तट पे था, तो बिल्कुल बड़ा अच्छा कर रहे हैं सर जी। आपने स्थिति भी बता दी, भौगोलिक स्थिति भी बता दी, प्रमुख जगहों के भी विषय में बता दिया। अब हम चलते हैं सभ्यता के प्रमुख केंद्र की ओर। इस सभ्यता में अगर सबसे ज्यादा कोई जगह
के विषय में जानकारी हुई, या जो सबसे रोमांचक जगह था, जो शहर थी, जो सभ्यता थी, वह कौन सी सभ्यता थी? मैं बाकी सभी महत्वपूर्ण है लेकिन अति महत्वपूर्ण की बात कर रहा हूँ, उसके विषय में अब मैं पहले पढ़ता हूँ मोहनजोदड़ो की सभ्यता। भारतीयों को तो बताने की जरूरत है नहीं भाई, सिनेमा तो बच्चे देखते हैं, क्योंकि जब मैं भी विद्यार्थी जीवन में था बेहद ही सामान्य जीवन जीता था, लेकिन कुछ पैसे बचा के फिल्में जरूर देखा करता था, तो वह रोमांच आप में भी होगा, उतनी तो होनी चाहिए। पढ़ाई को कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि फिल्म देखने वाले बच्चे सफल नहीं होते। तो मोहनजोदड़ो के नाम पे मूवी भी आई है, आप देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप उस फिल्म को भी देखिएगा, क्योंकि कुछ जानकारियां तो मिल जाएंगी। मसालाओं को हटा देने के बाद कुछ जानकारी आपको मिलेगी। वस्तुतः यह सभ्यता पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। आपको यह जानकर गर्व होगा कि मोहनजोदड़ो में जो हम लोगों को साक्ष्य मिले, उस साक्ष्य को देखकर ऐसा माना जाता है कि उस वक्त की सभ्यता काफी विकसित अवस्था में थी, काफी विकसित अवस्था। और मूलतः जो मोहनजोदड़ो जगह है, इस चीज को आपको समझ लेने की आवश्यकता है कि मूलतः जो मोहनजोदड़ो जगह है वह आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ अवस्थित है? लरकाना। आज के समय में कहाँ है? लरकाना। लरकाना एक जगह है जो कि सिंध प्रांत में है। अब भैया सिंध प्रांत मतलब क्या हो गया? आज का पाकिस्तान। सिंध प्रांत का मतलब क्या हो गया? आज का पाकिस्तान। आज के पाकिस्तान में ही मोहनजोदड़ो की सभ्यता के साक्ष्य मौजूद हैं और जगह का नाम है लरकाना। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के अवशेष वर्तमान में कहाँ है, तो सिंध रहे तो भी क्लिक कर दीजिए, और लरकाना भी रहे तो मूलतः लरकाना वह जगह है सिंध प्रांत में जहाँ की मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अवशेष पाए गए। वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता आज से लगभग, या मान लीजिए कि मैं बीसी की बात करता हूं, यह सभ्यता का काल मूलतः 3000 बीसी से 2600 बीसी तक था। बीसी मतलब क्या हो गया भैया? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या हो गया? ईसा पूर्व। और इस पर तुम डिस्कशन में मत जाना, चूंकि यह मेरा विचार है। कहीं इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि आज से 4600 वर्ष पूर्व की सभ्यता थी, कहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है कि यह मतलब मान के चलो कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास की थी। तो समय आप जितने भी इतिहासकार को पढ़ेंगे तो उनके मान्यता के अनुसार इसके काल के जो कालक्रम है उसमें आपको विरोधाभास दिखाई दे सकता है। लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं ऐसा मानता हूं कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता मूलतः 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में थी। एक ऐसी सभ्यता जो पूर्णतः विकसित थी, एक ऐसी सभ्यता जिसमें कई चीजें पाई गई, जिसकी व्याख्या मैं थोड़े देर के बाद करूंगा। इस सभ्यता को खोजने का श्रेय, इस सभ्यता को खोजने का जो श्रेय है वह मूलतः 1856, एक्चुअली इसके विषय में जो जानकारी मिली वह आप समझने का कोशिश करना, आप समझना, और मेरे इस स्पीच को जो है ना 2-3 बार सुनो, तुमको तमाम चीजें याद हो जाएंगी। मूलतः ऐसा माना जाता है कि 1856 ईस्वी में, मूलतः ऐसा माना जाता है कि 1856 ईस्वी में जॉन विलियम एक अंग्रेज थे जो रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे सिंध प्रांत में, जो आज पाकिस्तान में। और उसी दौरान उन्हें ट्रैक बिछाने के लिए, जो रेलवे की पटरियां बिछाई जाती हैं, उसको बिछाने के दौरान ही उनको सर्वप्रथम ईंटें मिली। ईंट मतलब भैया अंग्रेजी में ब्रिक्स। और यह जो ईंट मिली वह काफी मजबूत ईंट थी। वस्तुतः यही ईंट पहला साक्ष्य था जो
ध्यान आकर्षित करने का काम करता है कि भैया इसके नीचे काफ़ी कुछ छिपा है। और वह ईंट जिसको कि सर जॉन विलियम ट्रैक पटरियों के नीचे बिछाने के लिए इस्तेमाल करने की मंशा रख रहे थे, उनको क्या पता था कि वह एक ऐसे इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं, एक ऐसी सभ्यता की खोज के गवाह बनने जा रहे हैं जो आने वाले समय में संपूर्ण विश्व पटल पर अपना स्थान स्थापित करेगी। और यही वह कड़ी थी जब उन्होंने ईंटों को देखा, उसकी मजबूती को देखा, उसकी गुणवत्ता को देखा, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए सन 1921 में सर जॉन मार्शल की देखरेख में किनके द्वारा? दयाराम साहनी इतिहासकार हैं। अगर भैया कोई एसएससी के होंगे, कोई राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते होंगे, तो आपको चाहे वो मजुमदार हो, चाहे वो दयाराम साहनी हो, चाहे राखल दास बनर्जी हो, इन सभी की किताबों को आप पढ़िएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के माध्यम से सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी विधिवत खुदाई शुरू होती है, जिसमें कि 1922 में कौन जुट जाते हैं? राखल दास बनर्जी। और इनकी कई किताबें इनकी किताबों को मैंने पढ़ा है। राखल दास बनर्जी, आज मैं अगर इतिहास में कुछ जानकारी है तो मैं आज इस मंच से बताता हूँ कि उसमें मुझे कहीं कहीं कुछ जो क्लिप्स हैं, जो कुछ आर्टिकल्स हैं, वो मुझे मेरे विद्यास्थली नेतरहाट के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में, मुझे उनकी किताबों को, उस किताब को भी छूने का, इतिहास की किताब को भी छूने का, कुछ समझने की, चूँकि विद्यार्थी जीवन था तो थोड़ी बहुत समझ पाता था, तो उसको कुछ देखने का, उसको छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप लोग भी इसको खोजें, कुछ पढ़ो यार, अपने अंदर थॉट्स डेवलप करो। 1922 में इसमें जुड़ जाते हैं राखल दास बनर्जी, और खुदाई यत्र तत्र, चूंकि मैंने आपको बताया कि एक सभ्यता जो कई जगहों पर थी, जिसके कई केंद्र थे। हाँ, तट जो था वो सिंधु सरस्वती नदी का था, सभी जगह खोजे होती। और आपको विश्वास नहीं होगा, इस सभ्यता में, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस सभ्यता की विशेषताओं को बताइए, तो आपको यह बात जाननी चाहिए कि यह वैसी सभ्यता थी जिसमें बहुमंजिला इमारतें, जलकुंड मतलब जिसको भैया स्विमिंग पूल भी आज कर सकते हो, जलाशय नहीं, जलकुंड की बात कर रहा हूँ। जलाशय तो था ही, तालाब तो होते ही थे, मतलब जस्ट लाइक स्विमिंग पूल। मुद्राओं का प्रचलन, मूर्तियों की उपस्थिति, जलाशय, जल संग्रह या जल निकासी के लिए कुआं, मोहरे, और सबसे बड़ी चीज, जो दो चीज जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता को समझना आपके लिए जरूरी है, नाली का निर्माण। किस चीज का निर्माण? नाली का निर्माण। नाली का जो है, रोड, सड़क के किनारे नाली, सड़क के किनारे नाली, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो मुख्य सड़कें होती थी वह समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। चौड़ाई एक जैसी मुख्य सड़कों की होती थी। स्नानागार सामान्यतः मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अवशेष में ऐसा पाया गया है कि स्नानागार लोगों के घर में होता था। शौचालय, और एक महत्वपूर्ण चीज, बृहद स्नानागार भी पाया गया है, मतलब कई सेगमेंट्स जहां कई संख्या में लोग एक बार में स्नान कर सके। तो शौचालय, स्नानागार, नाली, समकोण पर काटती सड़कें, बहुमंजिला इमारतें, मोहरे, इस सभ्यता में व्यवहार में लाए जाते थे। और यही विशेषताएं जो हैं हमें इन चीज़ों को सोचने के लिए विवश करती हैं कि उस प्राचीन काल में कितनी विकसित सभ्यता थी, कितनी व्यवस्थित सभ्यता थी, सुव्यवस्थित सभ्यता। और यही कारण है कि मैंने इसको डिस्कस करने के लिए आज अपने लिए रखा।
वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह मेजरली 200 हेक्टेयर, कितने में? 200 हेक्टेयर में फैली हुई थी। एक सभ्यता जो मुख्य सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो के विषय में मैं बात कर रहा हूं, ऐसा देखा गया है कि चारों तरफ से ईंट की मोटी दीवारों के साथ उसकी बाउंड्री की गई थी, उसकी जो सीमा थी उसको ईंट की मोटी एवं मजबूत दीवारों से घेर कर रखा गया था और जल के लिए उस साम्राज्य के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर जल संग्रह करने की भी व्यवस्था थी। वस्तुतः उस वक्त के लोग, अब मैं कुछ कार्यों की बात कर रहा हूं, वस्तुतः उस वक्त के लोग खेती करते थे। खेती सामान्यतः धान और गेहूं की होती थी। पशुपालन भी करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस प्राचीनतम सभ्यता में धान गेहूं की खेती करना भी लोगों को आता था, पशुपालन करना भी लोगों को आता था, मतलब वह संपूर्ण जानकारी रखते थे। इस बीच में एक चीज जो आपको याद रखनी है कि कहीं कहीं परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ कहा जाता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता है, अब उसकी मैं व्याख्या करता हूं, उसकी व्याख्या जो है करता हूं। वस्तुतः यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि आज भी हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि आखिर इतनी विकसित सभ्यता का पतन एकाएक कैसे हुआ, एकाएक क्यों और किस कारण से यह सभ्यता खत्म हो गई। तो अब देखो, इसके दो विचार देखने को मिलते हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जानकारी को संग्रह करने का प्रयास किया है, वह मुझे लगता है कि मैं दो तरह के विचारों की चर्चा आपके सम्मुख करूंगा। कारण तो तय समझ लो कि द रीजन बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज क्लाइमेट चेंज। इस सभ्यता के पतन का, अंत होने का जो कारण था वह जलवायु परिवर्तन था। ये याद रखना, अगर गलती से भी प्रश्न आ जाए कि सामान्यतः सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसको माना जाता है, और अगर उसमें विकल्प जलवायु परिवर्तन होता है तो आंख मूंद के उस पर निशान लगा देना है, सोचना नहीं। लेकिन अब मैं जलवायु परिवर्तन में कौन सा कारण है इसकी चर्चा करता हूं। तो एक तरफ से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता, इस सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ। कहीं कहीं ऐसे जो साक्ष्य मिलते हैं, जो उसको क्रमबद्ध मैं करता हूं, तो मैं पाता हूं कि बाढ़ आ जाने के कारण, एकाएक बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। यह भी क्लाइमेट चेंज है। लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा भी आभास होता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो यह पूर्णतः विकसित सभ्यता थी, यहाँ पर इस सभ्यता में पानी का पड़ना, मतलब जो वर्षा होती है उसका होना बंद हो गया, जिसके कारण कि कृषि के तमाम कार्य रुक जाते हैं। तो उनका काम क्या था? खेती थी। दूसरा काम क्या था? पशुपालन था। तो जब कृषि कार्य बंद हो गए वर्षा के जल के अभाव में, तो पशुपालन भी प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं मिलेगा, और जल वृष्टि बंद हो जाने के कारण, मतलब एक लंबे समय काल तक लगातार अनवरत अकाल पड़ने के कारण वहां के लोग उस जगह को छोड़कर पलायन के लिए, मतलब समझो कि भैया आज अफ्रीका में देखते हो ना भूखमरी, कई फोटो पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित फोटो हैं, कई फोटो है, खोजना, तो जो दिखाता है कि भूख की विभीषिका, अनाज के कमी की विभीषिका कैसी होती है, लोग कैसे भूखमरी से मरते हैं। तो जब कृषि कार्य नहीं होगा तो भूखमरी की अवस्था होगी, जिसके कारण कि इस सभ्यता के लोग या तो मर जाते हैं या वो पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं। और यही सिंधु घाटी सभ्यता के उदय, उसके विकास और उसके अंत की कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सुनकर अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। सभ्यता का नाम, उसका क्षेत्र, उसके प्रमुख केंद्र, इन सभी विषयों को आप समझे होंगे। अब कुछ प्रश्न हैं
जिनको कि आप जब मैं YouTube पर शेयर करूंगा तो क्रमवार सुन भी लेना, समझ भी लेना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? जवाब है सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता। कोई भी आंसर आएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? जवाब सर जॉन मार्शल। मैंने बताया है सर जॉन मार्शल, समय 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ है? मोंटगोमरी, वर्तमान में मोंटगोमरी जो है वर्तमान में शाहीवाल, वर्तमान में वो क्या है? शाहीवाल। शाहीवाल कहाँ है भैया? पाक में है। कहाँ है? पाक में। तो हड़प्पा की सभ्यता जो है मोंटगोमरी, जो कि वर्तमान में शाहीवाल पाकिस्तान में है, वहाँ पाई गई। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहाँ है? मैंने आपको अपने प्रस्तुतिकरण में बताया, लरकाना, सिंध प्रांत। याद रखने की आवश्यकता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, भैया वो मैंने बताया था ना, भारत क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास जैसे ही जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, इस तरह के क्षेत्र थे। तो उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी सर्वप्रथम किसने कहा? जवाब है पिग्गट। किसने कहा जुड़वा राजधानी? पिग्गट। पिग्गट थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी। अगला सवाल, हड़प्पा की सभ्यता, वस्तुतः जब सिंधु घाटी की सभ्यता पुष्पित, पल्लवित और विकसित हो रही थी तो उसी वक्त विश्व में एक और जगह मिस्र, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी।